हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 1.4 पर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। अच्छा, पहली क्लास से वीडियोस देख रहे हैं तो आप परिमेय और अपरिमेय को समझ चुके होंगे या समझते होंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, पर फिर भी हम आपको यहाँ बता के आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? जो संख्याएं P बटे Q के रूप में हो, अर्थात बटे के रूप में हो। भाई क्या सोचना है इसमें? बटे के रूप में होने का मतलब 1/2, 1/3, 7/4, ये सब बटे के ही रूप में तो है। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। बस इतनी सी बात है। बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हर का मान ये 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 रहेगा चलेगा, अंश को अगर 0 रख दोगे तो चलेगा, पर हर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अगर कहीं लिखा है 2/4 तो इसमें कुछ कॉमन है, अभी इसको तुम काट सकते हो। 2 एक कन्ना में 2 और 2 दूना में 4, तो अब 1/2 ये परिमेय संख्या हुई। बस इतनी छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। जो संख्याएं बटे में लिखी हैं सब परिमेय। बस एक बात और छोटी सी ध्यान रखना, कोई करड़ी में ना हो, और अगर करड़ी में हो तो ऐसी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, जिसका वर्गमूल आप निकाल सको। ऐसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ताकि जिसका वर्गमूल निकाल सको। जैसे करड़ी में 2 ये अपरिमेय, करड़ी में 3 अपरिमेय, करड़ी में 4 ये बच्चा परिमेय हो गया। क्यों? क्योंकि करड़ी में 4 का मान 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही परिमेय और अपरिमेय को समझते हैं। अब आगे जो कह रहा है कि इनमें बताओ कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। तो चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नों को ही करते हैं, आप यहीं से समझ लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इसमें अपरिमेय है कौन सा परिमेय, बताइए। 2 माइनस करड़ी में 5। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वो संख्या अपरिमेय ही होती है। अपरिमेय ही होती है मतलब क्या हुआ सर, जरा फिर से बताइएगा। अर्थात बच्चों, करड़ी में 5 है अपरिमेय, और इनके साथ किसी को जोड़ दो किसी को घटा दो, इनको किसी में से घटा दो, फिर भी इसका मान जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं। इनको देखो, इनको ये आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, ये आपको फंसा रहे हैं। ठीक है, इनको देखकर आप परेशान नहीं होंगे। कैसे सुनिए, हम बता रहे कैसे क्या करना चाहते हैं। देखो, 3 धन करड़ी में 23, कोष्टक को खोल दो। 3 धन करड़ी में 23 और ऋण करड़ी में 23, ऋण करड़ी में 23। अरे भाई, प्लस करड़ी में 23 से माइनस करड़ी में 23 कट गया, तो बचेगा क्या सर? बचेगा क्या? केवल बचेगा 3, और 3 को लिख सकते हो बच्चों 3/1। तो ये क्या है? अरे ये परिमेय है। ये कैसी संख्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। चलिए देखिए पहले का तीसरा वाला। देखिए ये देखो, ये आपको रूट दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों दिखा के डरा रहे हैं? और वो भी करड़ी में क्या रखे हैं पता है? 7। और करड़ी में 7 का मान निकलता है क्या? नहीं, वो तो अपरिमेय होता है। ये आपको बहकाने की कोशिश है, बहकिएगा नहीं। करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट गया, बचा क्या बच्चों? 2/7। बताओ 2/7 क्या है? अरे परिमेय है भाई। कितनी बार बताएं कि परिमेय का मतलब है बस P/Q के रूप में लिखा गया हो। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है 2/7 में। 2/7 को आप काट नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है कि काटने का अर्थ नहीं है कि दशमलव में मान नहीं आएगा, इनमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, 1/करड़ी में 2 देख रहे हैं, करड़ी में 2 अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे ना कि करड़ी में 2 का मान दिख जाए तो वो अपरिमेय होता है। अब उनमें चाहे 1 से भाग करो चाहे 2 से भाग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपरिमेय ही रहेगा। तो 1/करड़ी में 2 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है,
ये हो गई अपरिमेय संख्या। और अगली क्या है 2 पाई, अगली क्या दिया गया है 5वां वाला, यहाँ नीचे लिख दिए हैं। तो ये हो गया 2 पाई। पाई क्या होता है? पाई सर पाई तो आपने बताया नहीं, बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। ध्यान रहे पाई का मान 22/7 पूरा पूरा नहीं होता है, अप्रॉक्स ये वैल्यू ली गई है, ये पूरा 22/7 नहीं रहता है, लगभग में मान लिया गया है। दिमाग में इसको रखिएगा बच्चा कि ये लगभग में रखा गया है, ठीक है। तो पाई जो होती है ये होती है अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय होती है। और 22/7 ये होता है परिमेय। हाँ, भले वो आपस में ऐसे हैं कि पाई का मान 22/7 ही होता, वो मान लिया गया है, पर पाई केवल लिखा रहेगा तो अपरिमेय, और अगर 22/7 लिखा रहेगा तो वो परिमेय। तो इस हिसाब से 2 पाई ये कैसा हो गया? अपरिमेय हो गया, क्योंकि पाई साथ में लगा है ना, तो ये हो गया अपरिमेय। तो ये पहले के 5 प्रश्न हो गए। पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथा अपरिमेय और 5वां अपरिमेय। ये 5 संख्याएं हो गई। आप तब तक इसको नोट करेंगे और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, पहला प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे बच्चे। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिर्फ सरल करने को बोला है, ये भी कहना भूल गया कि बताइए सरल करके परिमेय है कि अपरिमेय। उसे मेन लक्ष्य वही था उसका, फिर भी कह दिया केवल सरल कीजिए। जब सरल करने को कह दिया है तो हम लोग सरल करते हैं। और ये पढ़ाया किस किताब से जा रहा है बच्चों? राजीव प्रकाशन NCERT, ठीक है। NCERT की बुक जो है वो राजीव प्रकाशन द्वारा चलाई जाती है, तो NCERT की राजीव प्रकाशन की बुक से चल रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। और 10th क्लास की भी आपको यहीं पर मिलती है वीडियो, ठीक। आगे देखिएगा, 3 धन करड़ी में 3 और गुणे, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या है भाई? गुणा है। बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, ठीक है। चलिए करते हैं गुणा। गुणा करने का नियम ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों के साथ आप सीखते चलिएगा, आगे आपको समस्या ना होता कि ये आपका ज्ञान चेक करना चाहता है। किस बात का ज्ञान? कहीं करड़ी देख के आप घबराते तो नहीं, कहीं बटे में संख्याएं देखकर आप घबराते तो नहीं, दशमलव में देख करके आप घबराते तो नहीं। हम बताते हैं आप तीनों देख के घबराते हैं, ठीक है। बटे दिख जाए, करड़ी दिख जाए, दशमलव दिख जाए तो ये देखकर आपको घबराहट थोड़ी सी होती है, पर डरने की आवश्यकता नहीं, हम साथ में हैं, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 धन करड़ी में 3 गुणे 2 धन करड़ी में 2। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में, और फिर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में। एक काम हो गया। फिर देखिए, दूसरी संख्या का गुणा पहली संख्या में, और फिर दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में। इतना सा करना होता है, करके देखें। देखिए, पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में, 3 दूना में 6, और फिर देखो प्लस, क्यों? क्योंकि 3 भी प्लस में है, धन 2 भी प्लस में है। 3 का गुणा करड़ी में 2 में, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2। आगे देखिए, प्लस अभी दूसरे वाले का गुणा पहले वाले में, मतलब पहले का गुणा दोनों में हो गया, इसका काम खत्म है। अब दूसरी संख्या का गुणा दोनों में करना है। करड़ी में 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अरे कुछ नहीं होता है भाई, 2 को आगे लिख दिया जाता है बस। ये 2 था ना, 2 को आगे लिख दिए, करड़ी में 3 का गुणा था तो करड़ी में 3 साथ में लिख दिया गया। और फिर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 दूना में 6। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, उत्तर आता है 3 दूना 6, मतलब अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है और करड़ी ऐसे लग जाती है। अब इनमें से देखिए, कुछ जोड़ने लायक कुछ घटाने लायक है क्या? इनमें से कुछ जुड़ने लायक या कुछ घटने लायक हो, तो कुछ भी दिख तो नहीं रहा, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, आपका यही आंसर है, ठीक है। बस केवल क्या किया गया आपको बताया गया बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं में, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए उसी का दूसरा वाला प्रश्न हम करते हैं। इसको देख करके तो सूत्र याद आता है, इसको देख करके सूत्र याद आता है। कैसा सूत्र याद आता है बताएं? सुनिए, यहाँ बीच में है मल्टीप्लाई, क्या है? क्या बच्चों? मल्टीप्लाई, गुणा है ना। तो सुनिए, एक कोष्टक में a प्लस बी
और अगले कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी। और ये फार्मूला किसका होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। पढ़े थे, कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? 7 में, ठीक है, 7 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, पर अभी आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं। इधर देखिए ये फार्मूला सामने लिखा गया है। यदि इस तरह कोई संख्या लिखी गई तो आपको इस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब आगे देखिएगा, अच्छा a क्या है सर? a यही है भाई, a यही है, a यही है। b क्या है सर? यही तो है b। a क्या है सर? 3 को हम a मान रहे हैं। b क्या है सर? करड़ी में 3 को हम b मान रहे हैं। तो अच्छा, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है सर? a 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है ना, तो b को हम क्या माने हैं? b किसकी जगह पर है? करड़ी में 3 की जगह पर, तो हो गया करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, अरे 3 का स्क्वायर। बताएं आपसे क्या और गलती होती है? 3 दूना में 6, झट से 6, अरे 3 स्क्वायर है भाई, 3 के घात 2 है, इसका मतलब 3 का गुणा 2 बार, मतलब 3 के घाते 2 का मतलब 3 गुणा में 3, 3 का गुणा 2 बार। 3 के घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 का गुणा 3 बार। ये गलती होती रहती है आपसे। इधर सुनिए, तो ये हो गया 9 माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर सर कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3 और 9 में से 3 क्या उत्तर आया? 6। ये आपका आंसर हो गया। सर आगे मत बढ़िए, पहले इसको रोक के समझाइए। करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है? सुनिए बताते हैं। देखिए, करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि करड़ी में 3 का 2 बार गुणा, करड़ी में 3 गुणा में करड़ी में 3। स्क्वायर का अर्थ यही होता है, क्योंकि अभी यही 3 9 के लिए तो हम यही बताए ना। तो ये करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का जब गुणा होगा तो इसको लिख सकते हो करड़ी में 9, करड़ी में 9। और करड़ी में 9 का मान होता है देखो 3 गुणा में 3, क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 3। और जब करड़ी हो और 2 लोग एक साथ हो, एक जैसे हो और बीच में गुणा हो, तो करड़ी कहता है एक लोग के साथ मैं कट जाता हूं और इसमें से एक लोग निकल सकते हैं, तो उत्तर क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 का मान 3 इस तरह से आता है। ये पहला और ये दूसरा प्रश्न आप नोट करिए। हम चलते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न पर। ये है दूसरे का तीसरा प्रश्न, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को हम आपको बिना सूत्र की विधि से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये है प्रश्नों को बताने का कि आपके पिछले क्लास के सूत्र थोड़े रिवाइज हों। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं बिना सूत्र का बताया जाए तो हम अभी आपको बिना सूत्र का भी बताते हैं कि सूत्र ना याद हो तब हम क्या करेंगे। सर पिछले सवाल में यही से था, एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी, ऐसे था, तो आपने सूत्र पे बता दिया। हमको सूत्र याद नहीं है, हम तब क्या करेंगे? जब सूत्र याद नहीं तो हम क्या करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हुए हैं। तो चलिए पहले सूत्र पे कर लेते हैं। अगर आपको सूत्र ना याद होगा तो हम आपको बगल में बिना सूत्र का भी बता देते हैं। चलिए इधर देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, तो सर इसमें a क्या है? a है बच्चों करड़ी में 5। सर b क्या है? b है करड़ी में 2। a की जगह पर है करड़ी में 5, प्लस की जगह पर प्लस है, b की जगह पर है करड़ी में 2 और दोनों का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो होल स्क्वायर है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए हल कर रहे हैं, इधर देखिएगा, सूत्र a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है? a की जगह पर करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह सवाल में क्या दे रखा है? करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान सर करड़ी में 5, b का मान करड़ी में 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए करड़ी में 5 का स्क्वायर 5, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस अभी करके बताए थे कि करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 कैसे आता है,
सेम वही चीज़ है। करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 आएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और 2 गुणा में 5 दूना 10, तो करड़ी में 10। ये 5 और 2 हो गया 7, 7 धन 2 करड़ी में 10। ये हो गया आपका आंसर। सर ये बात तो थोड़ी पल्ले पड़ी, पर थोड़ी कम भी पड़ी। सूत्र तो हमको भूल चुका है, 8 में 8 का पढ़ा गया सूत्र था, हमको भूल चुका है, 7 में भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं सर, बिना सूत्र का हमको बताइए, ताकि हमको अगर एम वक्त पर सूत्र याद ना आए तो हम क्या करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा। करके देखें क्या, चलो देखो करके देखते हैं, यही नीचे कर देते हैं, जगह बहुत है, इतने में हो जाएगा। देखो इसी संख्या का 2 बार, मतलब करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2, और इसी संख्या का गुणा फिर से किस में, करड़ी में 5 धन करड़ी में 2। यही तो होता है ना, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा, अपनी ही संख्या का 2 बार गुणा। तो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 का करड़ी में 5 धन 2 गुणे करड़ी में 5 धन 2, इसी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार गुणा। करके देखें, पहली संख्या का गुणा दोनों में, पहली संख्या का गुणा दोनों में, फिर दूसरी संख्या का गुणा दोनों में। करें, पहली संख्या का गुणा दोनों में, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, उत्तर आएगा बच्चों 5 धन करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2, 5 दूना 10, तो उत्तर आएगा करड़ी में 10। चलो पहली संख्या का गुणा हम दोनों में कर चुके हैं, अब दूसरी संख्या का गुणा दोनों में, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5, उत्तर आएगा 2 बचे करड़ी में 10, और प्लस करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, उत्तर आएगा 2। इधर देखिएगा 5 और 2 7 धन करड़ी में 10 धन करड़ी में 10, 2 बार करड़ी में 10, करड़ी में 10 धन करड़ी में 10, 2 करड़ी में 10। यही आपका आंसर हो गया। यही तब भी आया था, यही ऐसे गुणा करके भी आया, चाहे आप सूत्र से लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट जैसे हम लिखे हुए हैं बिना सूत्र का ऐसे लगा लो। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सब सवाल को ऐसे नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिए समझ लीजिएगा। इधर देखिएगा, करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2, और करड़ी में 5 धन करड़ी में 2, √5 ऋण √2। देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, और अगले कोष्टक में सर a प्लस बी। इसका तो अभी आपको सूत्र बताए थे, हमको क्या बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर a की जगह क्या है, करड़ी में 5, तो a की जगह करड़ी में 5 का मतलब a स्क्वायर कह रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। a क्या है, करड़ी में 5 इसका स्क्वायर, ऋण b क्या है, करड़ी में 2 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 ऋण 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3, ये आपका आंसर हो गया। बस सर यही तरीका है क्या, एक ही तरीका है, नहीं हम तो बता रहे हैं, आप दूसरे तरीके से लगा लो। कैसे लगाएं सर, पहली संख्या का गुणा दोनों में, फिर दूसरी संख्या का गुणा दोनों में। करके देखें, इधर देखिएगा, यहाँ से करते हैं थोड़ा नीचे गैप देके, ठीक है, समझ में आए ताकि आपको। करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, उत्तर आया 5। फिर देखो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2, उत्तर आया करड़ी में 10, 5 दूना 10। ठीक सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी संख्या का गुणा दोनों में, ऋण 2 गुणे करड़ी में 5, तो उत्तर आया ऋण करड़ी में 10। क्यों सर, क्योंकि -2 था ना, और ये +5 था, तो 2 × 5 = 10 तो हुआ, लेकिन आगे ऋण लगा था तो ऋण करड़ी में 10, और ऋण करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो सुनो 2 और 2 का गुणा तो 2 ही होता है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 का गुणा तो 2 ही होता है, लेकिन आगे ऋण लगने की वजह से -2, ये प्लस माइनस कट गया और 5 में से 2 गया 3, ये हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये विस्तार में पहला सवाल इसी तरह से लगाया गया था। ठीक है, तो ये हो गए दूसरे के चारों सवाल, आप इसको नोट करेंगे। हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है आपको याद होगा पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, और उसका व्यास कोष्टक में दिया है D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अच्छा, पाई किसे कहते हैं, पाई इधर देखिएगा, मान लीजिए कि पाई वो खुद ही दिया है कोष्टक में, यहाँ देखो पाई बराबर होता है
पाई बराबर होता है पाई बराबर होता है C/D। सर C क्या है? वृत्त की परिधि होती है, कोई वृत्त की परिधि होती है। और सर D क्या होता है? उसी वृत्त का व्यास होता है, उसी वृत्त का क्या होता है? व्यास। तो ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गया। अच्छा चलिए फिगर में देखते हैं, इधर देखिएगा। मान लो कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये इसका व्यास है, ये वृत्त रहा, ये इसका व्यास रहा और ये इसका रहा केंद्र, ये त्रिज्या हो गई और ये दूसरी त्रिज्या, मतलब टोटल मिला करके व्यास। परिधि कहते हैं ए से लेकर के चलना शुरू करो और फिर वापस इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस ए पर आ जाओ, इसे ही परिधि कहते हैं। प्रश्न जानते हो क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न आपसे सवाल कर रहा है, क्या पूछ रहा है सुनो, हम बता रहे हैं। कह रहा है पाई होता है अपरिमेय। पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय है। और C/D, C कोई संख्या होगी कि नहीं होगी? किसी वृत्त की जब परिधि लेंगे तो कोई अंक ही होगा ना, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, पर होगा तो कोई संख्या ही। और बटे D का मतलब व्यास, और व्यास भी किस में रहेगा? कोई संख्या रहेगी। व्यास क्या होता है? कोई संख्या होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि C/D ये कोई अंक या कोई संख्या बटे कोई संख्या, ये तो परिमेय होती है, उसी को तो परिमेय कहते हैं, जो बटे में लिखा हो, हर जीरो ना हो, तो ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है। बताओ कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? यही बोल रहा है प्रश्न वाला कि यहाँ अंतर विरोध है कि भैया पाई तो होता है C/D, पाई होता है C/D, तो C/D तो परिमेय होना चाहिए। तो एक बात समझिएगा, इसका जवाब आप कैसे देंगे, कैसे इसका निराकरण करेंगे? सुनिए, आप लिखेंगे जो बच्चों C और D का मान होता है ना, हम आपको बता रहे हैं, आंसर है ये, C और D का जो मान होता है ये फिक्स वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई का मान जो 22/7 होता है ना, वो फिक्स वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो मान लिया जाता है, वो ऐसा मान आता है कि जो कटे ना, अनवरत चलता रहता है। तो इसीलिए जो C/D होता है ना, C तथा जो D का जो मान होता है, ये अगर रख दिया जाए यहाँ पर, तो ये जो आता है ये अनावर्ती, जिसको कहते थे अनावसानी अनावर्ती, अनावर्ती आता है, अनावर्ती आता है। अर्थात C/D जो होता है, C/D ये अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय होता है। कोई भी अंतर विरोध नहीं है। अगर इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई हो तो ठीक, ना पड़ी हो तो हम और तरीका बता देते हैं। इधर देखिएगा, चलिए पाई, वो कह रहा है पाई भैया मेरा अपरिमेय है और C/D मेरा परिमेय है, C/D मेरा परिमेय है। बताओ दोनों बराबर कैसे हुए? हम आपको समझा देते हैं, आप सवाल वालों को समझा दो। इधर देखो, चलो ठीक है, हमने मान लिया उसकी बात कि C/D परिमेय है, पर C/D का मान रख करके तो देख लें। इधर आओ, देखो C मतलब परिधि, ये दूसरा तरीका है बच्चों, ये दूसरा तरीका। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr बटे D का मतलब व्यास कितना होता है? 2r। अरे यहाँ से त्रिज्या के दोगुने को तो व्यास कहते हैं, 2 से 2 कटा और r से r कटा, बच क्या रहा है? केवल पाई। कहाँ से भैया ये परिमेय हो गया? इसका मान तो केवल पाई ही तो है, अर्थात ये क्या था? अपरिमेय था। अर्थात आप इतना ही लिखकर भी बोल सकते हैं, अर्थात C/D अपरिमेय है। कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है, आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। आपको ये ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो सामने है, जो आप दोनों नोट करना चाहो दोनों नोट कर लो। आप बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। आप प्रश्न नंबर 3 को नोट कर चुके होंगे। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्या कह रहा है बच्चों? संख्या रेखा पर करड़ी में
9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। अच्छा, आप लोग ना करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 इसको निरूपित करना सीख चुके हैं। नहीं सीखे हैं तो देखते रहिएगा, उसको शुरू से देखेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले आप लोग सभी लोग गोला प्रकार, पेंसिल, स्केल ये सब लेकर बैठेंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। मेरे साथ है, मेरा गोला प्रकार मेरे साथ है, हम किसी को देंगे नहीं, ठीक है। अपना अपना सब लोग ले लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हल कर रहे हैं, देखिएगा। अब एक एक स्टेप जैसे हम करेंगे आप लोग भी करते रहिएगा अपनी कॉपी पे, तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो मर्जी कर लीजिए। 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, बिल्कुल सीधी एक लाइन, ठीक है। ये हमने एक खींच दिया 10 सेंटीमीटर की एक रेखा। 10 की नहीं, आप चलिए ए पॉइंट यहाँ है, मान लेते हैं ये 12 की ले लिए आप, आपकी मर्जी, लो हम 12 पूरा कर देते हैं। ये मान लो बी पॉइंट हमने ले लिया। आपको करना क्या है बच्चों, इस पर आप 10.3 सेंटीमीटर, कितना, फिर से सुनिएगा, 10.3 सेंटीमीटर की एक टिक लगा लेंगे। यहाँ से आप नापिए, मान लो कि यहाँ पर आता है 10.3, इसका नाम रख लो सी। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है 10.3 है। कहाँ तक, सी तक की दूरी। सी तक की दूरी कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर है। बस इतना आप कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या करना, चलिए सुनिए। इस 10.3 से 1 सेंटीमीटर पहले, मतलब 9.3 पर, यहाँ से 9.3 पर और यहाँ से 1 पर, 1 सेंटीमीटर और कम पर, यहाँ, ठीक है, इतने पर 1 सेंटीमीटर पर आप एक टिक लगा लेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं डी पॉइंट। क्या रख लिए, डी पॉइंट रख लिए, डी पॉइंट। क्या क्या किया गया, एक सीधी रेखा ले लिया गया, उसके बाद 10.3 पर सी पॉइंट और 9.3 पर, आप चाहो तो इसका भी माप लिख देते हैं हम, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दिया है। यहाँ तक कितना है, 9.3 है, यहाँ तक 9.3 है। पूरा 10.3 था यहाँ तक, तो उससे एक कम 9.3 हो गया। साथ में करते रहिएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो वीडियोस को रोक देना और उसके बाद बना लीजिएगा, तब आगे बढ़ना। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद करना ये है बच्चों, आपको ए से सी की दूरी का अर्धक कीजिए। ए से सी, देख रहे हो, ए सी, इसका अर्धक कीजिए। सर अर्धक कैसे करते हैं, पटरी प्रकार ले लो और इस रेखा का आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से ज़्यादा, देखो हमने आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया है, थोड़े दूर बच रहा है, थोड़ा वो सी देखो थोड़ी दूरी पर बचा है, और यहाँ पर गोला प्रकार का नोक रखोगे और यहाँ तक आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऐसे ऊपर, एक चाप ऐसे नीचे लगा दोगे। और ये दूरी बदलना मत, ये दूरी बदलना मत, लिए रहना, आ जाओ लेकर साथ में मेरे। और यहाँ सी पर रख करके, ऐसे सी पर रख करके इसको ऐसे काट देना और इसको यहाँ नीचे ऐसे काट देना। और काटने के बाद इन दोनों की कटिंग लाइन को आपस में ऐसे मिला दो। इनकी कटिंग लाइन को क्या करो, आपस में मिला दो। ये देखो मिला दिया हमने, ये देखो मेरा दशमलव खा गया, ये कोई बात नहीं, बगल में लगा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी है दशमलव, इसको मत गायब कर देना। तो ये एकदम सीधी लाइन हमने इसको खींच दिया। अब जहाँ पर ये काट रहा है ना, इसको आप चाहो तो डी पॉइंट नाम रख लो। नाम रखने में क्या रखा है, अपना अपना नाम रख लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे देखिए। डी से सी तक की दूरी लेकर के, पटरी प्रकार में डी से सी तक की दूरी ले लीजिए। डी से सी ये दूरी लेकर के यहाँ से ऐसे आप एक अर्धवृत्त बनाइए। देखिए ऐसे ऐसे एक अर्धवृत्त बनाइए, आप भी बनाइए भाई साथ साथ में। ये देखो मेरा अर्धवृत्त सुंदर सा तैयार हो गया, सुंदर सा, ठीक है, ये अर्धवृत्त तैयार हो गया। इस तरह से अर्धवृत्त बनाइए। और अर्धवृत्त बनाने के बाद बच्चों डी पॉइंट दिख रहा है आपको, डी पॉइंट दिख रहा है, डी पॉइंट पर एक 90 अंश का कोण खींच दीजिए। किसकी सहायता से, इसको खींच दीजिए चांदे की सहायता से। किससे खींचिए, चांदे की सहायता से खींच दीजिए, ठीक है। देखिए हमने खींच दिया। अब हमको पता है 90 अंश एकदम सीधा होता है, मेरे पास इतना बड़ा चांदा नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए हम अपना चांदा से, देखो ऐसे खींच दिए मेरा हाथ, देखो ये स्केल की मदद से, ये देखो ये 90 अंश का, ये हो गया कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण पर हमने इसको खींच दिया, एकदम 90 अंश के कोण पर। जहाँ पर यहाँ पर काटे उसका नाम डी के बाद आप चाहो तो ई रख लो। क्या रख लो, ई रख लो, ठीक है।
इसका नाम ई रख लो। फिर क्या करना आपको, ये जो डी से ई की दूरी है बच्चों, डी से ई की दूरी देख रहे हो कि नहीं, डी से ई नहीं देख रहे हो, अरे देखो ना, डी से ई की दूरी, ये डी से लेकर के ई की दूरी, ये यही दूरी करड़ी में 9.3 है, यही दूरी करड़ी में 9.3 है। अब इसी को हमको संख्या रेखा पर बनाना है, तो एक काम करो ना, इसी को संख्या रेखा मान लो जो पहले से खींचे थे। मान लो यहाँ पर 0 है, अरे यहाँ पर ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डैश डैश कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। आगे यही दूरी लेकर के ऐसे कट कर दोगे, ऐसे कट कर दोगे, ऐसे ये देखो कट कर दिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यही आ जाएगा करड़ी में 9.3। और चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि ये सर करड़ी में 9.3 यही दूरी है। अच्छा सा लिख देते हैं, करड़ी में 9.3 यही दूरी है। आप चाहो बच्चों तो अलग से एक संख्या रेखा बना लो, एक संख्या रेखा अलग से बना लो। सर कैसे दिखाएं हम लोग, एक ऐसे संख्या रेखा बना लो, ऐसे एक संख्या रेखा बना लो, बीच में चाहो तो 0 दिखा दो, ठीक है। यहाँ पर हम 0 दिखा देते हैं, चूँकि अभी लंबा हो जाएगा इसलिए बीच में नहीं दिखाए। और ये 9.3 की दूरी ले करके 0 से कट कर लो, और ये आप दिखा सकते हो कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है, ये करड़ी में 9.3 की दूरी है। आप चेक करेंगे स्केल ले करके ना, स्केल से क्या चेक करेंगे, वो तो करड़ी में मान है, स्केल से चेक नहीं हो पाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यही दिखा दो ऐसे 9.3, ये आंसर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपके आंसर हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया गया वैसे वैसे करिए आप भी। अगर एक बार में ना हो पाए तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। यह है बच्चों अभ्यास का आखिरी प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। यदि आपके पास एनसीईआरटी की नई बुक है तो आपके बुक के हिसाब से भी ये आखिरी प्रश्न होगा। यदि आपके पास पुरानी प्रश्न किताब है और तो फिर तो समस्या होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पिन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि हम अगर आपको कोई प्रश्न जानना हो, समझना हो तो आप भेज दीजिए उसको, ठीक है। क्या कह रहा है, हर का परमेयीकरण कीजिए। हर का परिमेयीकरण, सर परिमेयीकरण तो आप बताए नहीं एको बार कि परिमेयीकरण किसे कहते हैं। हम आपको प्रश्न के साथ अस्थाई समझा रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, आ जाएगा आपको। इधर देखिए, परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों 1/1 करड़ी में 7 है ना, जब इस तरह का हो तो अंश और हर दोनों में, अंश मतलब ऊपर वाले में और हर मतलब दोनों वाले में, यही नीचे वाली संख्या यानी हर का गुणा कर देते हैं। देखो हर का गुणा कर दिए, करड़ी में 7 1 में, करड़ी में 7 बटे करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, उत्तर कितना आता है, अरे कितना आता है भाई, 7 आता है। क्या आता है, 7। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। मेन मकसद होता है हर में से करड़ी को हटाना। परमेयीकरण का मेन मकसद होता है हर में से करड़ी को हटा देना, ठीक है। आगे बढ़ें, इधर देखिएगा, हटाते हैं सबके पीछे से, सबके हर में से हटाते हैं। इसके ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे सुनिए, 1/, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6, इसमें भी आप गुणा करेंगे हर का, अंश और हर दोनों में। लेकिन एक काम करिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा। जो ये माइनस है ना, इसको आप प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे सर, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 और बटे करड़ी में 7 धन करड़ी में 6, √7 + √6 अपान √7 + √6। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 का गुणा जब 1 में करोगे बच्चों तो वही का वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बटे में जब इसका गुणा इसमें करोगे, अब देखो पिछले सवालों को कुछ याद कीजिए, सुनिए। एक कोष्टक में a - b, अगले कोष्टक में a + b, अरे एक कोष्टक में a - b, अगले कोष्टक में a + b, बीच में है गुणे का चिन्ह। तो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। अगर ये बात ना समझ में आए तो बच्चों आप गुणा कर लेना, तब भी उत्तर वही आएगा। 7 गुणे करड़ी में 7 का मान आ जाएगा 7, फिर 7 गुणे करड़ी में 6 के 7 6 के 42, मतलब प्लस का 42। और जब इसका इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 42, वो कट जाएगा, फिर यही उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 7 और धन करड़ी में 6 बटे में
करडिम 7 का स्क्वायर उत्तर आता है 7 ऋण करडिम 6 का स्क्वायर उत्तर आता है 6। तो 7 में से 6 गया 1। आखिर में क्या आया, आखिर में बस इतना आया, करड़ी में 7 और धन करड़ी में 6 और बटे में 1। यही आपका आंसर हो गया। 7 में से 6 गया तो हट गया ना ये, और करड़ी नीचे का, नीचे से करड़ी हट गई, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम ऐसे करेंगे बच्चों, क्या करेंगे देखिए, 1 बटे करड़ी में 5 और धन करड़ी में 2, परिमेयीकरण करने के लिए हम अंश और हर में सेम संख्या का गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। वही संख्या का गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए अंश और हर में सेम चीज़ों का गुणा कर दिए, बस प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिएगा। इसका गुणा जब 1 में करोगे तो क्या आएगा, अरे 1 में गुणा करने से कोई फर्क नहीं आता भाई, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बटे इसका एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। क्या आगे होगा देखो, करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2 बटे में करड़ी में 5 का स्क्वायर उत्तर आता है 5, ऋण करड़ी में 2 का स्क्वायर उत्तर आता है 2। आ जाएगा आगे, करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2 बटे में 5 में से 2 गया 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबके नीचे से देखो करड़ी हट गई, सबके हर में से करड़ी हट गई। यही हमारा मेन उद्देश्य था परिमेयीकरण करने का। परिमेयीकरण करने का कोई बड़ा नियम नहीं है, बस हर वाले का चिन्ह बदल के अंश हर में गुणा कर दो। आगे देखो इसको भी कर लेते हैं, 1 बटे करड़ी में 7 ऋण 2, इसमें भी गुणा कर दो। कितने का करोगे बच्चों, आप बताओ कितने का करोगे, चलो बताओ बताओ जल्दी से, हम सुन रहे हैं, बताओ। कहाँ, ठीक ठीक, करड़ी में 7 और आगे चिन्ह बदलें, धन 2 बटे करड़ी में 7 धन 2। चलिए ठीक है, सही बताया आपने। इसका गुणा कीजिए 1 में, तो करड़ी में 7 और धन 2, अरे 1 में गुणा करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और ये देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, करड़ी में 7 धन 2 बटे, उसको तो ऐसे रहने दो, करड़ी में 7 का स्क्वायर उत्तर आता है 7, ऋण 2 का स्क्वायर आता है 4। तो हो जाएगा करड़ी में 7 और धन 2 बटे में 7 में से 4 गया 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये चारों प्रश्न आपके सामने हैं, 1 2 3 4, चारों प्रश्नों का क्या किया गया है, हर का परिमेयीकरण किया गया है। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, सब प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और ये सवाल जो बताए गए वो समझ में आता हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भेजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल को अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें, नोट्स बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभ्यास 1.4 के बाद अभ्यास 1.5 में आप क्रमशः आपको क्लास मिलती जाएगी और आप नोट करते जाएंगे। थैंक यू।